पर दाग। यूपी की सत्ता के सर्वोच्च पद पर विराजमान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश को सुरक्षित और भयमुक्त बनाने के लिए पूरी जान झोंक रहे हैं, लेकिन खाकी के कुछ जिम्मेदार जिनके कंधों पर प्रदेश को सुरक्षित और भयमुक्त करने की जिम्मेदारी है, वो सीएम की मंशा को खुलेआम पलीता लगा रहे हैं। सीएम योगी की मंशा के विपरीत सरकार की साख पर बट्टा लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अभी हाल ही में गाजीपुर के नौनहरा थाना क्षेत्र के गठिया गांव निवासी सीताराम उपाध्याय की नौनहरा थाने की पुलिस के लाठीचार्ज में घायल होकर उनकी मौत हुई थी। बेरहमी से लाठीचार्ज उनके ऊपर किया गया था और मृतक सीताराम उपाध्याय दिव्यांग भी थे। उस दिव्यांग पर बेरहमी से पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उसकी मौत हो गई। वहीं कानपुर के रावतपुर थाने में हिरासत के दौरान युवक ने बाथरूम में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। और आज एक और गंभीर मामला हमीरपुर से सामने आया है, जहां हमीरपुर जिला जेल में एक विचाराधीन बंदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने जेल प्रशासन पर बंदी की पिटाई करके उसकी हत्या करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद उन्होंने जेल गेट पर जमकर हंगामा किया और जाम भी लगाया। शाम को पोस्टमार्टम के बाद 100 परिजनों को सौंपा गया, लेकिन परिजनों ने 100 लेने से साफ इनकार कर दिया और विरोध स्वरूप घर वापस लौट गए। मृतक बंदी की पहचान सदर कोतवाली क्षेत्र के सूरजपुर गांव के अनिल तिवारी 33 वर्षीय अनिल तिवारी के रूप में हुई है। अनिल पर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा चल रहा था। उससे अदालत द्वारा वारंट जारी होने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। परिजनों का आरोप है कि जेल में उसे बेरहमी से पीटा गया, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृतक की पत्नी पूजा तिवारी ने कहा कि अपने पति को जेल में ठीक ठाक छोड़कर आई थी, लेकिन जेल के अंदर उसे बुरी तरीके से पीटा गया, जिससे उसकी मौत हो गई। परिजनों ने पोस्टमार्टम हाउस में 100 देखा तो उस पर गंभीर चोटों के निशान थे, जिसके बाद परिजनों ने 100 लेने से साफ इनकार कर दिया। परिजनों के आक्रोश और मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन हरकत में आया और प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर डिप्टी जेलर संगेश कुमार और जेल वार्डन अनिल कुमार यादव को निलंबित कर दिया गया। दोनों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई। जेल प्रशासन ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है और पुलिस भी अपनी जांच में जुट गई है। अधिकारियों का कहना है कि इस पूरे मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं मृतक के परिजनों ने न्याय की मांग करते हुए मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। पत्नी ने कहा कि वह 100 नहीं लेने जाएगी। उन्होंने आरोपियों पर FIR और बच्चों की परवरिश के लिए आर्थिक सहायता की मांग की। पूजा का आरोप था कि पति के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान है। वह 17 सितंबर को कोर्ट जाएंगी, जहां उनके पति को पेश किया जाना था। वहां अपना वो पक्ष रखेंगे, उससे पहले वो कुछ नहीं बोलेंगी, इससे कम कुछ नहीं मानेंगे। हंगामे के बाद अनिल का शव अभी भी पोस्टमार्टम हाउस में रखा हुआ है। पुलिस और प्रशासन ने रात में ही परिजनों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन परिजन अपनी मांगों पर अड़े रहे। पत्नी की मांग है कि आरोपियों के नाम बताए जाएं, FIR दर्ज की जाए और बच्चों के भविष्य के लिए उनको मुआवजा दिया जाए। जेल महानिदेशक PC मीणा भले ही इस मामले में गंभीर नजर आए, उन्होंने कार्रवाई कर दी हो, लेकिन पुलिस की कार्यशैली ने अपने पीछे कई सवाल छोड़ दिए हैं, जो हर किसी के दिल को कचोट रहे हैं। मित्र पुलिस अगर कातिल बन जाए तो आम आदमी फरियाद किससे करने जाएगी और किससे फरियाद करेगी? यूपी में भले ही सरकार आम आदमी के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हो, लेकिन पुलिस सरकार की मंशा को पलीता लगाने की हर संभव कोशिश कर रही है, जो सरकार की मंशा के विपरीत सवाल है। आखिर ऐसा क्यों है? सरकार की मुख्यमंत्री की मंशा को पलीता अफसर क्यों लगाते नजर आ रहे हैं? हम सबसे पहले मृतक अनिल तिवारी की जो पत्नी है, उनकी पीड़ा सुनवाते हैं आपको। पहली बात तो ये है कि जिन लोगों ने मारा है उन लोगों के नाम FIR 302 करवाऊंगी। दूसरी बात, मेरे 2 बच्चे हैं, उनका पालन पोषण और मेरे लिए कोई जॉब बहुत, सभी 2 बच्चे हैं, कैसे क्या करूंगी मैं? और आवाज चाहिए मुझे। तो अभी जिला प्रशासन से बात हुई है, क्या कह रहे हैं?
वो कहे तो वो कुछ रहे, लेकिन करें जब तो मानूंगी। कहने के लिए तो 3 दिन से सबको ही सब कुछ कह रहा है। आपने अभी दाह संस्कार नहीं किया? जब तक ये लोग लिख के नहीं कुछ प्रूफ नहीं देंगे तब तक मिट्टी नहीं उड़ेगी। अब मिट्टी से मिट्टी क्या होना है। FIR नहीं उन लोगों ने ली। मुझे FIR करना है जिन जिन लोगों ने मारा है, और मेरे 2 बच्चे हैं, उनके लिए आगे के लिए कुछ वो चाहिए। लगभग कितने बजे आप लोग छोड़ के आ गए? 5 बजे छोड़ के आ गए थे। तो क्या कल शव को लेने जाएंगे वापस? बिल्कुल नहीं जाऊंगी। क्या करेंगे? 17 को उनकी तारीख लगी थी। सीधा कोर्ट जाके ही मैं वहाँ कहूंगी कि बुलाइए मुलजिम को। जिस तरीके मैंने हाजिर करवाया था उसी तरीके वहाँ बुलवाऊंगी। और जो इन लोगों ने मारा पीटा, अभी मैंने चोट देखी है। अगर यही चोट हमीरपुर में देख लेती तो जेल के अंदर मैं हंगामा खड़ी कर देती। अब मुझे मरने को उनके गम नहीं है एक भी। और जिन जिन लोगों ने मारा है बस उन्हीं के ऊपर FIR करूंगी। जब हमारी FIR नहीं ले रहे हैं तो हम क्यों लेके आ जाएंगे मिट्टी? इसके ऊपर पूरी कार्रवाई करवाना चाहिए। जेलर और जिन जिन लोगों ने मारा, पुलिस वालों ने मारा, जो भी, मैं कल जिस दिन भी जाऊंगी जेल के अंदर जाऊंगी ना, वो तो हो रहे उनके सबको ही मुझे अंदर जाने देगी। मैं वहीं सिर फोड़ फोड़ के मर जाऊंगी मैं। और इस हंगामे के बाद ब्राह्मण महासभा के लोग भी वहां पर पहुंचे। परिजनों से उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने भी न्याय की मांग की। वो भी हम आपको सुनाते हैं। आज ये जो हमारे भाई हैं अनिल द्विवेदी जी, इनकी जेल के अंदर निर्मम हत्या हुई है। इसके लिए हमने जेल वार्डन और अन्य जो परिवार की मांगे हैं उनको लेकर जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन संबोधित, मुख्यमंत्री संबोधित ज्ञापन प्रेषित किया है। इसमें उन्होंने जल्द से जल्द त्वरित कार्यवाही की मांग की गई है। देखिए, परिवार के साथ हम लोग खड़े हुए हैं। जैसे भी न्याय जब तक नहीं मिलेगा तब तक ब्राह्मण महासभा लगी रहेगी परिवार के साथ। आज आप लोगों ने कलेक्ट्रेट तक ज्ञापन दिया था, क्या कुछ मांगे? हाँ, हमारी मांग थी, ब्राह्मण महासभा ने मांग की थी। जो जेल के अंदर एक युवक अनिल द्विवेदी सूरजपुर का, जो पीटने के द्वारा खत्म हुआ था, उसको लेकर हम लोग आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से मिले। जिन्होंने उसको पीटा है, हम उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज करके उन पर कार्रवाई चाहते हैं। वह उनके परिवार वालों को उचित मुआवजा चाहते हैं। इसको लेकर के जिलाधिकारी महोदय से हम लोग मिलने आए। जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया कि त्वरित इस पर हम कार्रवाई करते हुए अमल में लाएंगे। अगर कार्रवाई करते हुए अमल में नहीं लाते हैं तो ब्राह्मण महासभा इसी हफ्ते के अंदर जन आंदोलन, बहुत बड़ा एक जन आंदोलन जिला के अंदर खड़ा करेगी। डीएम की बात सुनवाते हैं कि डीएम महोदय ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले को लेकर, वो भी हम आपको सुना देते हैं। देखिए, इस मामले को देखते हुए जो जिला प्रशासन द्वारा जो भी दोषी कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं उन पे FIR दर्ज करवाया जा रहा है। साथ ही जुडिशियल इंक्वायरी भी सेटअप कर दी गई है और हम लोग में जो भी प्रस्ताव है, जो उनको मुआवजा दिया जाना है, उसका भी एक प्रस्ताव हम लोग तैयार कर रहे हैं और उसको भी शासन में हमारे द्वारा प्रेषित किया जाएगा। साथ ही उनकी एक डिमांड थी कि बच्चों के एजुकेशन को लेके, तो जो भी केंद्रीय विद्यालय में हम लोग बात करेंगे और उनको अच्छा एजुकेशन भी हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही जो विधवा पेंशन है उसका भी हम लोग ने बात किया है और उसको भी हम लोग सुचारू रूप से उनको यथाशीघ्र उपलब्ध कराएंगे। देखिए, मुकदमा जो है वो जो भी सुसंगत धाराएं हैं उनमें दर्ज किया जाएगा और मामले का, चूंकि जेल के अंदर जब भी इस तरह की घटना होती है तो जुडिशियली इंक्वायरी का प्रावधान है। तो जुडिशियली इंक्वायरी की कमेटी भी बैठ गई है और वो भी अपनी जांच करेगी और जो भी सुसंगत कार्रवाई है वो यथाशीघ्र करवाई जाएगी। देखिए, डिप्टी जेलर साहब का जो है इसमें जो है, और साथ ही जेल वार्डन है, उनका भी इस पूरे प्रकरण में नाम आ रहा है और इसकी जांच जो है पुलिस स्तर से और जुडिशियली इंक्वायरी भी की जाएगी और जो जिसका भी और यदि नाम आता है तो उन पे जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई है वो की जाएगी। अब हम आपको सुनाते हैं एक चश्मदीद बंदी की, जो वो जेल में था, जिसके आंखों के सामने
पिटाई की गई थी, वो जो कोर्ट में तारीख पर शायद उसको लाया गया था, उस दौरान मीडिया से बातचीत में मीडिया चलते चलते मीडिया ने उससे सवाल किया तो उसने जो खुलासा किया है वो निश्चित रूप से सवाल खड़ा कर रहा है, और जो प्रशासन दावे कर रहा है उसके विपरीत उसके जो खुलासे हैं वो हम आपको सुना देते हैं। अंदर क्या हुआ था? लम्बड़दारों ने मारा है और हमारा क्यों मारा है? अंदर क्या हुआ था? अंदर क्या हुआ था? अंदर क्या हुआ था? लम्बड़दारों ने मारा है और हमारा क्यों मारा? तो आपने सुना, जो बंदी था जो कोर्ट पे आया हुआ था उसने साफ तौर पर कहा कि नंबरदार जो जेल के अंदर होते हैं उनके द्वारा पीटा गया है और पुलिस के द्वारा पीटा गया है, और नंबरदारों ने अगर पीटा है तो किसकी सह पे पीटा है और वहां पर पुलिस थी नहीं थी, ये तमाम सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। और इस गंभीर विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। पवन रावत जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आनंद राय जी सपा नेता हमारे साथ जुड़ेंगे, जयप्रकाश जी पूर्व IPS हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नितेश मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दीपक मिश्रा अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा से वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, सिद्धार्थ द्विवेदी संवाददाता हमीरपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में बहुत स्वागत करते हुए सबसे पहले अपने संवाददाता का रुख कर लेते हैं। सिद्धार्थ, हमीरपुर में जिस तरीके से अनिल द्विवेदी की परिजनों का जैसा कि आरोप है उनकी पीट पीट कर हत्या की गई है, SC/ST के एक्ट के एक मुकदमे में उनको वो जेल में थे, और जो परिजन कह रहे हैं, परिवार कह रहा है कि वो अच्छे खासे ठीक ठाक वो जेल में गए थे, लेकिन वहां उनकी मौत हो गई है। परिजनों का क्या कुछ कहना है, अब तक शव का अंतिम संस्कार हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि परिजन जो है अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और अभी तक परिजनों ने खबर लिखे जाने तक अभी तक परिजनों ने 100 नहीं लिया था। क्या कुछ है अपडेट है? जी बिल्कुल मनोज, आपको बता दूं ये पूरा ही मामला हमीरपुर मुख्यालय में बने जिला कारागार से निकलकर सामने आया है, जिसको सुनकर हर कोई दहल के रह गया। बीती 11 सितंबर को एक SC/ST एक्ट का वारंटी अनिल द्विवेदी कोर्ट परिसर में ही सरेंडर करता है, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया जाता है। 11 सितंबर के बाद बीती 12 सितंबर को जब बंदी की पत्नी उससे मिलने पहुंचती है तो वो उसको ठीक ठाक मौजूद मिलता है, और तमाम जो उन लोगों के आपस के बीच की बातें होती हैं वो होती हैं। और देखते ही देखते जब अगला दिन आता है तो अचानक से ही जो जेल प्रशासन है वो दोपहर में बंदी अनिल की पत्नी को फोन करता है और उसके मौत की जो सूचना है वो देता है, जिसके बाद जो पूरा परिवार है उसमें कोहराम मच जाता है। तमाम जो परिवार के लोग हैं, नाते रिश्तेदार हैं, आस पड़ोसी हैं, वो सभी आनंद फानन में हमीरपुर मुख्यालय बने पोस्टमार्टम हाउस पहुंचते हैं, जहां पर वो शव देखे जाने की मांग करते हैं, जिस पर उनकी मांग को पूरा नहीं किया जाता, जिस पर जो तमाम नाते रिश्तेदार हैं, परिजन हैं, वो सभी आक्रोशित होकर जेल कारागार के सामने ही चक्का जाम कर देते हैं। इस चक्का जाम की सूचना पर जो स्थानीय थाने की पुलिस है, भारी पुलिस बल के साथ पहुंचती है। साथ में ही जो जिले के सदर विधायक हैं डॉक्टर मनोज प्रजापति, वो भी मौके पर पहुंचकर जो परिवार है उसको समझाने बुझाने की काम करते हैं। तो परिवार सबको देखे जाने की मांग करता है, जिसके बाद उनकी इस मांग को पूरा किया जाता है और परिवारजनों को शव दिखाया जाता है। जिसके बाद जब परिवारजन शव को देखने पहुंचते हैं तो इस बात का खुलासा होता है कि शव जो अनिल का शव था उस पर गंभीर चोटों के निशान आए थे और पूरा शरीर ही नीला पड़ा हुआ था, जिसके जो परिजन है वो वीडियो भी बनाते हैं और वीडियो बनाकर वायरल करते हैं, जिस पर इस पूरे मामले का खुलासा होता है। तो लगातार ही जो जेल प्रशासन था वो अनिल की बीमारी का बहाना करता चला आ रहा था कि जो अनिल है वो बीमारी के कारण उसकी मौत हुई है। लेकिन जब इस तरह के जो वीडियो सामने आए तो उसने ये साफ कर दिया गया कि कहीं ना कहीं जो विचाराधीन बंदी अनिल था उसके साथ कहीं ना कहीं जेल के अंदर एक क्रूरता की गई। और इस पूरे मामले को देखते हुए जो परिजन है वो पोस्टमार्टम के बाद शव को ले जाने से इनकार कर देते हैं। तमाम जो बीजेपी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं और विधायक हैं समेत पुलिस के आला अधिकारी भी लगातार परिजनों के घर पहुंचकर उनको समझाने बुझाने का काम कर रहे थे, शव लेने की मांग कर रहे थे, लेकिन जो परिजन है वो साफ मना कर रहे थे। इसी बीच जो परिवारजन हैं, नाते रिश्तेदार हैं, आम लोग हैं, इन पे बढ़ते जन आक्रोश को देखते हुए जेल महानिदेशक कार्रवाई करते हुए जो जेल के डिप्टी जेलर हैं और जेल वार्डन हैं, दोनों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये
जो कार्रवाई थी ये पीड़ित परिवार के लिए नाकाफी गुजरी और जो पीड़ित परिवार है वो अपनी बात पे ही अड़ा रहा। और पीड़ित परिवार का कहना है कि जो जिन लोगों ने तमाम जो 7 नाम दिए हैं आज पीड़ित परिवार ने, उन लोगों ने जिन्हें उन्हें मारपीट करी, वो उन सभी के विरुद्ध हत्या के मुकदमे की मांग कर रहे थे। जिसपे जो मृतक की पत्नी है वो तहरीर में लिखती हैं कि जो जेलर हैं, जेलर समेत डिप्टी जेलर हो या वार्डन हो समेत 4 अन्य नाम, लगभग 7 लोगों के नाम दिए जाते हैं, जिस पर आज 16 तारीख को हमीरपुर मुख्यालय में बने सर्किट हाउस में बीजेपी जिला अध्यक्ष, जिला अधिकारी घनश्याम मीना और पुलिस अधीक्षक एसपी दीक्षा शर्मा के साथ में जो पीड़ित की पत्नी है उनकी मुलाकात कराई जाती है, जहां पीड़ित अपनी बात रखती हैं और उनके जो तहरीर प्राप्त की जाती है उसके आधार पर इन तमाम 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि आखिर जेल में घटी घटना का खुलासा कैसे हुआ। तो जो एक बीती 14 तारीख को जब जेल से ही कुछ कैदियों को सुनवाई के लिए तारीख पर कोर्ट पर्सन लाया गया, तो वहां मौजूद जो पत्रकार थे उनने जब उन कैदियों से इस पूरे मामले के बारे में बातचीत करनी चाहिए, सवाल पूछे, तो उन कैदियों ने बताया कि जेल में वसूली का काम चलता है, जिसका जो अनिल द्विवेदी उसने विरोध किया। इस पर जो जेल वार्डन है और लंबरदार कहे जाते हैं उन सभी लोगों ने जेल के अंदर ही बने पीसीओ के पीछे अनिल द्विवेदी को ले गए और तब तक उसकी पिटाई करी जब तक वो जमीन में गिरकर मर नहीं गया। और तमाम इस बात को दबाने के लिए भी उन लोगों ने भरसक प्रयास किए। तो पीड़िता जो तहरीर देती है उसमें वो आगे बताती है कि जब 11 सितंबर को उन्होंने अपने पति को कोर्ट में पेश किया था, सरेंडर किया था, जिसके बाद वो जेल गए थे और बीती 12 तारीख को जब पति से मुलाकात करने जेल पहुंचती तब भी वह हालत सही थी। लेकिन जो पति हैं, जो विचाराधीन बंदी थे, वो अपनी पत्नी को बताते हैं कि मुझे इस जेल से निकाल लो, मुझसे 20,000 रुपयों की मांग की जा रही है और अगर मैं 20,000 रुपए नहीं दूंगा तो मेरी जान लेने जैसी भी बातें धमकी दी जा रही हैं, जिससे पत्नी डर गई। और जो उनके पास उस वक्त मुहैया था 6500 रुपए, वो अपने पति को पकड़ा देती हैं और बाकी पैसे लाने की बात करती हैं। तो पति उनसे कहता है कि 17 सितंबर के पहले ही ये पैसा ला के दे दो, वरना ये लोग मुझे निपटा देंगे। तो देखने वाली बात रही कि जिस तरह जो पति ने पत्नी को बताया आखिरकार वैसा ही हुआ और जो जेल के तमाम व्यवस्थाएं थी उनकी पोल खुलती हुई नजर आई। एक विचाराधीन कैदी जिसकी क्रूरता के साथ निर्मम हत्या को अंजाम दे दिया गया। इसके बाद आज जब 7 लोगों के ऊपर मुकदमा लिख लिया गया तो इसके बाद भी जो पीड़ित परिवार है वो भी अभी शव लेने से इनकार कर रहा है। तो जो आला अधिकारी हैं, चाहे बीजेपी पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं, विधायक है, वो अभी भी पीड़ित परिवार को शव लेने के और अंतिम संस्कार करने के लिए मनाने में जुटा हुआ है। जी मनोज। ठीक है सिद्धार्थ, जुड़े रहे आप हमारे साथ जयप्रकाश जी पूर्व आईपीएस जुड़े हुए हैं। जयप्रकाश जी, आपने पूरे मामले को समझा और हमारे संवाददाता ने पूरी जो कहानी है वो बताई। अभी कुछ समय पहले 2-3 दिन पहले गाजीपुर के नौनहरा में जो बीजेपी कार्यकर्ता की पीट कर थाने में लाइट को बुझाकर और इतनी निर्मम तरीके से विकलांग सीताराम उपाध्याय की निर्ममता से पिटाई की और उसकी मौत हो गई। कानपुर के रावतपुर में एक जो बंदी था उसने जो पुलिस की कैद में उसने आत्महत्या कर ली और आज ये तीसरी घटना फिर से सामने आई है जहां पर पुलिस की बर्बरता देखने को मिली है। जेल वार्डन वहां के अंदर जो नंबरदार थे उन्होंने एक हत्या कर दी। सर, जिस तरीके से पुलिस मित्र पुलिस है, मुख्यमंत्री लगातार भय मुक्त और सुरक्षित जो है प्रदेश बनाने की बात करते हैं, लेकिन पुलिस ऐसा उनके मंसूबों को उनके मंसूबों पर पानी सर क्यों फेरती नजर आती है? देखिए, ये मैं दुखद घटना है। किसी कैदी की पुलिस अभिरक्षा में मौत हो जाना, चाहे वो जेल की अभिरक्षा में है या पुलिस की अभिरक्षा में है, किसी की मौत हो जाती है, चाहे वो कैदी है या किसी जनता के व्यक्ति की जांच के लिए लाया गया है या मुकदमे में वांछित है, किसी भी परिस्थिति में पुलिस अभिरक्षा में है, न्यायिक अभिरक्षा में, उसकी मृत्यु हो जाना ये एक तरह से लापरवाही है। और सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि जब भी कोई व्यक्ति पकड़ा जाएगा या जेल भेजा जाएगा तो जेल भेजने से पहले उसका डॉक्टरी परीक्षण कराया जाता है और डॉक्टरी परीक्षण से स्पष्ट हो जाता है कि उसके शरीर पर कोई चोट है या नहीं है, और चोट है तो कैसी चोट है, पुरानी है या नहीं है, और तभी जेल वाले उसको जेल में दाखिल करते हैं, बिना मेडिकल रिपोर्ट के दाखिल नहीं करते हैं। तो इन परिस्थितियों में तो उसके
शरीर पर मृतक के किसी भी तरह की चोट है तो उसकी जवाबदेही जेल प्रशासन पे है। जेल प्रशासन को उसका जवाब देना ही होगा। जो मानवाधिकार आयोग का नियम है वो ये है कि यदि कोई व्यक्ति जेल के अंदर उसकी मृत्यु होती है तो उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक डॉक्टरों के पैनल से कराया जाए और उसको वीडियोग्राफ कराया जाए और 24 घंटे के अंदर इसकी सूचना मानवाधिकार को दी जाए। और जितना ऐसे मामले हैं सब में मजिस्ट्रियल इंक्वायरी हर हालत में कराई जाए। तो जिस जिले का मामला है निश्चित रूप से ये सारी कार्रवाई वहां की गई होगी और इसकी अच्छे से जांच की जाएगी तो दोषी लोगों को निश्चित रूप से सजा मिलेगी। इसके अलावा मैं आपको एक बात बता दूं आपके श्रोताओं को भी कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि सभी थानों में और जितने जगह पे कोई बंदी रखा जाता है, चाहे वो जेल हो या थाना हो या किसी भी तरह की एजेंसी है जो गिरफ्तारी करती है, सबके वहां सीसी कैमरा की मॉनिटरिंग हो, जिससे इस तरह के जो पुलिस पर आरोप लगते हैं उत्पीड़न के, वो उत्पीड़न की निगरानी की जा सके कि वास्तव में उस व्यक्ति का उत्पीड़न हुआ या उसकी के साथ जो कैजुअलिटी हुई वो किसी और कारणों से है। तो न्यायालय तो इस स्तर तक संवेदनशील है और इसको हम सबको लागू करना है। इन सारे मामलों की गहराई से छानबीन की जानी चाहिए जिससे पब्लिक को ये पता चल सके कि वास्तव में कौन लोग दोषी हैं जो इस तरह की घटना कर देते हैं या किन परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई। जी हेलो जयप्रकाश जी, आप जुड़े रहिए सर। अन्य मेहमानों का रुख करते हैं। पवन रावत जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। पवन रावत जी, मुख्यमंत्री सूबे को भयमुक्त बनाने के लिए, सुरक्षित बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं और जी जान से जुटे हुए हैं और पूरे प्रशासनिक तंत्र में लगातार अपनी खुद की निगरानी में हर विभाग की निगरानी वो खुद करते हैं, लेकिन पुलिस जो है कहीं ना कहीं उनके मंसूबे पर पानी फेरती नजर आ रही है। एक घटना नहीं, दर्जनों ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। अभी गाजीपुर में एक बीजेपी कार्यकर्ता सीताराम उपाध्याय की निर्मम तरीके से थाने के बाहर पीट पीट कर इतना मारा गया कि उनकी मौत हो गई। कानपुर के रावतपुर में एक व्यक्ति जो थाने में बंद था, जेल में बंद था, उसको इतना प्रताड़ित किया गया, उसने आत्महत्या कर ली। और अब जो है हमीरपुर से जो खबर सामने आ रही है, एक और अनिल द्विवेदी की मौत हुई है। परिजन जो है हंगामा कर रहे हैं। जब परिजनों ने SC/ST एक्ट के मामले में ये अनिल जी जेल गए हुए थे, लेकिन जो आरोप परिजनों ने लगाए हैं वो गंभीर आरोप हैं। 20,000 रुपए की जब पत्नी अगले दिन 11 तारीख वो जेल गए, 12 तारीख को पत्नी मिलने गई तो पति ने कहा कि 20,000 रुपए की मांग अंदर की जा रही है, अगर मांग पूरी नहीं होगी तो ये लोग मार देंगे हमको। 6500 रुपए पत्नी के पास थे, उसने दिया भी और अंततः वही हुआ जो जिसका भय था। पत्नी ने अच्छे भले अपने पति को छोड़ के आई थी। 15 तारीख को सीधे फोन आता है कि आपके पति की मौत हो गई। क्यों खाकी वे लगाम हो रही है और सवालों के घेरे में आखिर खाकी क्यों है? मौतों के आंकड़े जो है, बंदी मानवाधिकार की रिपोर्ट जो कहती है पुलिस कस्टडी में मौतों की, वो आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं। पवन रावत जी नमस्कार। मनोज जी, आपके सभी पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार। और ये बहुत दुखद घटना आपने मुझे बताई है। अभी मैं सुन रहा था और अभी जो हमारे IPS महोदय हैं, मैं इनकी बात भी सुन रहा था। एक्चुअल में सारी बातें ठीक है जो भी इन्होंने प्रैक्टिकल बात की है, लेकिन वास्तविकता यह है कि पुलिस को इतना वेतन, इतनी सुविधाएं मिलने के बावजूद भी जो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है आज वो पुलिस महकमे के अंदर ही है। अभी जैसा कि मैं सुन रहा था कि 20,000 रुपए की मांग की गई और उस बेचारी गरीब महिला पर मात्र 6,500 रुपए थे। पहला विषय। दूसरा विषय यह है कि वह व्यक्ति केवल उसने जो भी किसी केस में उसके ऊपर आरोप लगाए गए थे और उसने स्वयं अपने आप को कोर्ट में सरेंडर किया था, तो मारपीट का तो कोई भी विषय उस पर बनता ही नहीं है, क्योंकि ना तो वो ट्रांजिट रिमांड पर था और ना ही वो किसी प्रकार की उसके ऊपर इस प्रकार के आरोप थे। जब व्यक्ति ने स्वयं अपने आप को कोर्ट में सरेंडर कर दिया है तो पुलिस को तो कैसे भी उस पर हाथ लगाने का अधिकार नहीं बनता है। तो बिल्कुल इस मामले में बिल्कुल जिसे कहते हैं हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और वहां का जो भी सब इंस्पेक्टर है, SI है और जो भी डिप्टी जेलर है, उन सभी को कत्ल का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और मैं स्वयं इस बात पर संज्ञान लूंगा। और अभी पीछे भी ये पूरा का पूरा थाना जो है निलंबित हुआ था इसी घटना के पीछे। तो ये बहुत ही दुखद घटना है। पुलिस की इस मानसिकता पर हम लोग बहुत ही सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं। पवन रावत जी, निश्चित रूप से कार्रवाई हो गई, लेकिन निश्चित रूप से सवालिया निशान है। वो जो पत्नी है, अभी अनिल द्विवेदी की उम्र मात्र 32-33 वर्ष थी और जो पत्नी
25 साल या ज्यादा से ज्यादा 30 साल रही होगी। 2 मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं, पूरी जिंदगी संघर्ष उनके लिए है। आखिर दोष उनका क्या था? पुलिस ने अपनी बर्बरता में उनकी तो जिंदगी बर्बाद कर दी। न सिर्फ अनिल द्विवेदी की मौत हुई, अब उनके पीछे जो बच्चे हैं वो भी प्रभावित होंगे, पत्नी है वो भी प्रभावित होगी। बिल्कुल निश्चित तौर पे मनोज जी आपकी बात एकदम सही है। और अभी मैं डीएम साहब जो वक्तव्य दे रहे थे मैं उसको भी सुन रहा था जी। लेकिन उसके साथ ही ये जो पीड़ित परिवार है, इनकी जो भी उनके मृतक आश्रित हैं, उनके ऊपर उनके लिए भी सरकार द्वारा जो योजनाएं हैं वो बिल्कुल दी जाएंगी और कोशिश करेंगे कि जो मृतक आश्रित है उनके लिए किसी नौकरी का प्रबंध किया जाए, बच्चों को अच्छे से अच्छे विद्यालयों में प्रवेश दिया जाए। मुख्यमंत्री जी की और प्रधानमंत्री जी की कई निराश्रित बच्चों के लिए जो योजनाएं हैं हम उनका निश्चित तौर पर फायदा उन्हें को दिलाने की कोशिश करेंगे और आगे से इस प्रकार की घटनाएं ना हो इनके लिए भी हम सख्त से सख्त कानून लगाने की मांग करेंगे। ठीक है मोहन रावत जी, आप जुड़े रहिए। अन्य मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हुकुम सिंह जी हमारे साथ सपा नेता जुड़ चुके हैं। एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद इस गंभीर विषय पर चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों का। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं वर्दी पर दाग और सीधे चर्चा का रुख करते हैं। हुकुम सिंह जी सपा नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हुकुम सिंह जी आपका रुख करते हैं। हुकुम सिंह जी, उत्तर प्रदेश में जो कस्टडी में मौत का जो सिलसिला है, अभी गाजीपुर की घटना सामने आई जहां नौनहरा थाने में बीजेपी कार्यकर्ता की पीट कर आप ये कह लीजिए इतना पीटा गया उसको कि उसकी मौत हो गई। कानपुर से भी ऐसी खबर सामने आई और अब हमीरपुर से ये खबर सामने आई है। अगर कस्टडी में मौतों के आंकड़े की अगर बात करें तो 2020 और 21 में 451 का आंकड़ा था, जो बढ़कर 21 और 22 में 501 हुआ और ये आंकड़ा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार और मुखिया जो है योगी आदित्यनाथ लगातार प्रदेश को सुरक्षित और भयमुक्त वातावरण देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जिनके कंधों पर ये जिम्मेदारी है प्रदेश को भयमुक्त बनाने की, सुरक्षित करने की जिम्मेदारी है, अगर वही अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेंगे और वही बर्बरता पर उतर आएंगे तो फिर कैसे मंशा पूरी होगी? हुकुम सिंह जी। जी मनोज जी, आज उत्तर प्रदेश की सरकार में इससे पहले भी कई बार इस मामले पे बात कर चुका हूं जी। आज सरकार ने अपने आप को विफल मान लिया है। जिस सरकार ने जिन पुलिस आला अफसरों को बहुत सारा मौका दिया और बढ़ावा दिया, तो वो आज उन्हीं के लिए घातक हो रहा है। आज पैसा आदमी की इंसान से बढ़ के हो गया है। जब पुलिस कस्टडी में मौतें हो रही हैं, जेल के अंदर मौत हो रही है, आप सोचिए इसका कौन जिम्मेदार है? जब आज सरकारी महकमा ही पैसा वसूलने लगेगा, धन उगाही करने लगेगा, सुपारी लेने लगेगा और ऐसे मान लीजिए कि सरकार का निरंकुश, सरकार की कोई आज अंकुश नहीं रहा है। आप देखते हैं जेल में व्यक्ति मर रहा है, थाने में पीट के लोग मार डालते हैं। इसके पीछे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की पार्टी का सानिध्य है। जो दरोगा, हमारे यहाँ जो सब इंस्पेक्टर होते हैं, सीओ होते हैं, इवन जिला आला अफसर अधिकारी होते हैं, उनके ऊपर इस बात पर बिल्कुल नहीं है कि पब्लिक का आदमी मर रहा है। उन्हें तो लगता है ये व्यक्ति मर रहा है, लेकिन मनवर मैं कहना चाहता हूँ कि वो एक व्यक्ति नहीं है, वो किसी की पूरी एक दुनिया होती है। उसके बच्चे बेसहारा हो जाते हैं, उसके बूढ़े माँ बाप बेसहारा हो जाते हैं। ये राइट पुलिस को दिया किसने है कि मार के उसकी हत्या कर दो, है ना? जब वो देख रहे हैं कि सरकार में हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, सरकार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। क्यों? पब्लिक वो सरकार के नुमाइंदे हैं, सरकार ने उन्हें सब इंस्पेक्टर बना रखा है, चार्ज सरकार देती है। जब वो देखते हैं कि वर्तमान सरकार पे बराबर हाथ रखे हुए हैं, हुए हैं, तो कितना डर है? या कहावत कही जाती है, सही है, हमें डर काहे को? जब सरकार ने उनको हर तरीके से संरक्षण दे रखा है तो भाई कोई क्यों डरेगा?
कोई क्यों जेल में डरेगा? वो तो धनवाई करने पर लगा हुआ है। ये सरकार की नाकामी है। सरकार अपने आप में फेलुअर है, सत्ता में फेल हो चुकी है। के मुद्दे पे, नौजवान के मुद्दे पे आज हमें नहीं लगता है, सरकार को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। माननीय योगी आदित्यनाथ जी को सहमति जताते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। आज प्रदेश उनसे सफल नहीं रहा है, क्योंकि बढ़ावा देने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री, उन्होंने गुंडों के ऊपर बुलडोजर चलवाया, लेकिन अब उनका चला गया। आज बुलडोजर उन अधिकारियों के ऊपर क्यों नहीं चलता है जिनकी निर्मम हत्याएं हो रही है? आज बुलडोजर का डर जो लोग बैठे हुए आला अफसर अधिकारी क्यों नहीं है? आज उनका अगर एक घर गिराया जाता, शायद मुझे लगता कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी का ये फार्मूला काम आता। माननीय योगी आदित्यनाथ जी का जो ये फार्मूला है वो पब्लिक पे दबाव है कि पब्लिक का घर गिरा दिया जाएगा, लेकिन आज जितने आला अफसर हैं उनके इतने मनबड़ बढ़ गए हैं कि आज वो स्वयं योगी आदित्यनाथ जी की मानने को तैयार नहीं है। जिस सत्ता में रहते हुए, जिस सत्ता का आशीर्वाद है, उस सत्ता की भी वो धज्जियां उड़ाए हुए हैं। वो नहीं अब इस बात से डरते हैं कि चार्ज रहेगा कि नहीं रहेगा। जिसको चार्ज मिला वो लगता है कि इस समय मैं लूट लूं, जितना पैसा कमा पाऊं अपने बाल बच्चों के लिए इकट्ठा कर दूं, उसके लिए चाहे दूसरे बाल बच्चे अनाथ हो जाएं, ठीक है, बेसहारा हो जाएं। आज हम तो यही कहेंगे, सरकार का कोई अंकुश नहीं रहा इनके ऊपर। ठीक है, हुकुम सिंह जी आपकी बात आ गई। निरंकुश, अधिकारी निरंकुश। ठीक है, हुकुम सिंह जी आपकी बात आ गई। दीपक मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा से जुड़े हुए हैं। दीपक मिश्रा जी, जो हमीरपुर में ये घटना सामने आई है, निश्चित रूप से आप भी वहां पहुंचे हैं, क्या कुछ आपने देखा? उस पीड़ित जो पत्नी है वो कह रही है कि अब उसका सहारा कौन होगा, मासूम बच्चों का सहारा कौन होगा, क्योंकि SC/ST एक्ट में जो अनिल जो द्विवेदी थे वो उनके ऊपर वारंट था, उन्होंने सरेंडर किया कोर्ट में जाके। उसके बाद गाजीपुर में सीताराम के सिस्टम ने हत्या की, और अब जो है हमीरपुर में अनिल द्विवेदी के सिस्टम ने हत्या कर दी है। क्या कहेंगे आप? फोन अनम्यूट कर लीजिए दीपक मिश्रा जी। दीपक मिश्रा जी, दीपक मिश्रा जी, आपको रिक्वेस्ट मिल रही होगी, एक आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी आवाज मिल पाएगी। जी, आप हमारी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, अपनी बात रखें। भाई ये कहना चाहता हूँ कि बड़ी ही दयनीय, बड़ी दुखद स्थिति है। अभी ये घटना घटी थी, इसके बाद अभी एक घटना और घट गई कि अभी जेल प्रशासन में कुछ कैदी जज्जी आए हुए थे, वहां पे एक कैदी वहां पर बेहोश हो चक्कर खा के गिर पड़ा। जब वजह पूछी गई तो मालूम पड़ा कि वहां पे इससे बंदर बाट चलता है कि वहां खाना तक नहीं मिलता है, अगर पैसा अच्छा देते हैं तो खाना मिलता है। इस तरीके की बातें हैं। और हमारे यहाँ ये जो निर्मम हत्या हुई इस तरीके की, सबसे बड़े दुखद तो एक तो हत्या होती है, हत्या होने के बाद में उसके लिए अगर हम लोग लड़ते हैं तो शासन और प्रशासन मिलकर उसके लिए पूर्ति करता है, और जब कोई रास्ता नहीं मिलता है तब बचने की कोशिश करता है। बड़ी दुखद, बड़ी दयनीय स्थिति है। बड़ा निशब्द है इस मामले में, से ज्यादा क्या बोले समझ में नहीं आता है। और मैं आदरणीय योगी सरकार जी से यही निवेदन करूंगा कि सिस्टम को कसाव लाएं, सिस्टम में लगाम लगाएं। अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में मुझे नहीं लगता कि भाजपा यूपी से दोबारा विजय प्राप्त कर पाएगी। ठीक है, लेकिन दीपक मिश्रा जी, जिस तरीके से परिजनों का आरोप है कि वो जो अनिल द्विवेदी थे वो अच्छे खासे, पत्नी भी कह रही है कि वो जेल में 12 तारीख को देख कर आई थी, और वहां पर पति ने, जो अनिल द्विवेदी ने जो पत्नी से कहा कि 20,000 रुपए की मांग की गई है, 20,000 रुपए अगर नहीं मिलेंगे तो ये लोग जिंदा नहीं छोड़ेंगे। 6500 रुपए पत्नी ने दिए भी, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी है इस मौत के पीछे, और जो सिस्टम का नाकारापन तो है ही है, जिसकी वजह से अनिल द्विवेदी की मौत हुई है। क्योंकि जो तारीख पर जो बंदी आया हुआ था वो साफ तौर पर कह रहा है कि वार्डन और नंबरदार जो अंदर के थे उनके द्वारा पीछे ले जाकर उनकी जमकर पिटाई की गई। तो ऐसी तस्वीरें अगर सामने आएंगी तो जेलों में भी कोई सुरक्षित नहीं है। कोई नहीं है, बहुत बुरी स्थिति है, बहुत दयनीय स्थिति है।
ठीक है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नितेश मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए। नितेश मिश्रा जी, आपने अब भाजपा को भी सुना, सपा को भी सुना, हमारे साथ पूर्व आईपीएस जुड़े हुए हैं, आपने उनको भी सुना, और ब्राह्मण महासभा के जो सदस्य जुड़े हैं उनको भी आपने सुना। कुल मिलाकर आपकी प्रतिक्रिया, जिस तरीके से अभी गाजीपुर में सीताराम उपाध्याय की निर्मम तरीके से पिटाई की गई और बाद में उनकी मौत हो गई, कानपुर में ऐसी तस्वीरें सामने आई और अब हमीरपुर में ऐसी तस्वीरें सामने आई। जो पुलिस कस्टडी में मौतों के आंकड़े हैं लगातार बढ़ रहे हैं। पुलिस जो है मित्र पुलिस कही जाती है, लोगों के मदद के लिए, समाज में भय मुक्त माहौल बनाने के लिए होती है, लेकिन ये पुलिस जो है अगर भय पैदा करेगी, लोगों के ऊपर निर्ममता से लाठीचार्ज करेगी, उनको मौत के मुंह तक ले जाएगी, तो फिर पुलिस पर सवाल तो उठेंगे और भरोसा कौन करेगा? नितेश जी, से ये दोनों घटनाएं हुई, ये दोनों घटनाएं लोमहर्षक हैं और कहीं ना कहीं खाकी पर सवालिया निशान उठाती हैं। जहां एक तरफ घटना देखी जाए तो जेल के भीतर की नहीं थी, जिसमें सीताराम उपाध्याय जी का दुखद निधन हुआ, लेकिन जो ये घटना हमीरपुर में हुई है, ये पूरी तरीके से जेल के भीतर हुई है। सबसे पहले तो देखिए, हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि पुलिस और जेल, इन दोनों के नियम पृथक होते हैं। जेल के नियम काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। 90 के दशकों की फिल्में हम सभी लोगों ने देखी हैं और इसमें अक्सर हम लोगों ने ये देखा होगा कि एक नंबरदार होता था, जिसे आम बोली भाषा में लंबरदार बोला जाता था। और अधिकतर देखा होगा मनोज जी आपने कि जब भी कोई नया कैदी आता था तो जो नंबरदार था उसका एटीट्यूड, उसका एरोगेंट एक अलग टाइप का होता था। तो दैट वाज नॉट ओनली अ फिल्म, वो वास्तविक चीजें थी, महसूस करके लेखकों ने लिखी थी और आज भी तमाम जेलों में वो व्यवस्थाएं प्रभावी हैं। जी। पीड़ित की पत्नी पूजा का आरोप है कि 6500 रुपए उन्होंने अपने पति को दिए जब वो पेशी पर आया। सवाल ये है कि जेलों के नियम के तहत 6500 रुपए वो जेल के अंदर गए कैसे? पहली चीज। दूसरी चीज, जब इस प्रकार की घटना हुई तो उच्चाधिकारियों को सबसे पहले सूचित क्यों नहीं किया गया? क्यों बॉडी सीधे पोस्टमार्टम हाउस चली गई? ये एक बड़ा सवालिया निशान है। परिजनों ने मांग की, जबकि मानवाधिकार के तहत नियम है कि किसी भी व्यक्ति का परिजन की अगर मृत्यु होती है तो उसे उसकी शव को देखना कोई रोक नहीं सकता है। उन्हें क्यों रोका गया? और उसके बाद एक पत्नी और एक पति का जो रिश्ता होता है मनोज जी, मैं ओपन माइक पे ये बात कह रहा हूं कि दोनों के शरीर को पहचानने में और कोई इतना अच्छा पहचान नहीं सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा रिश्ता होता है जो 24 घंटे हर समय एक दूसरे के न सिर्फ साथ रहते हैं बल्कि हर तरीके की बातों को आपस में करते भी। चोटों के निशान थे नितेश जी, चोटों के निशान थे। जयप्रकाश जी ने अभी कहा कि मेडिकल होता है और अगर चोटों के निशान थे तो निश्चित रूप से गंभीर सवाल खड़े होते हैं। और जिस समय ये अधिकार है कि आदमी को जानकारी होनी चाहिए। अब मैं इसी पे आता हूं। मैंने इस चीज को लेकर मनोज जी कई लोगों के पक्ष सुने, कई लोगों ने अपनी बात की, और हालांकि ये तो हमारा देश है और हमारे देश की सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ जब भी कोई घटना होती है तो सत्ता पक्ष ये बताता है कि हमने बहुत कुछ किया और विपक्ष ये कहता है कि सत्ता पक्ष को इस्तीफा दे देना चाहिए। और ये बातें हमेशा समानांतर, चाहे वो भाजपा सपा की सरकार हो, ये चलती रहती हैं। मैं इसके बीच में नहीं पढ़ना चाहता हूं। मैं सिर्फ नियमों, मानवाधिकार और माननीय उच्च न्यायालय के तर्कों पर, चूंकि मैं पत्रकार हूं तो मैं तटस्थ बात रखूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जिम्मेदारी जो तय की जानी चाहिए वो उच्च न्यायालय के जो निर्देश हैं उसके तहत राज्य सरकार की तय किए जाने चाहिए। मैं कोट कर रहा हूं मनोज जी, और तमाम जो पैनलिस्ट हमें सुन रहे हैं, मैं उन्हें कोट कर रहा हूं कि कस्टोडियल डेथ जो होती है वो राज्य की जिम्मेदारी है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य वर्ष 1997 सुप्रीम कोर्ट में अदालत ने साफ तौर पे कहा है कि किसी भी हिरासत में मौत या प्रताड़ना के मामले में राज्य को प्रत्यक्ष जिम्मेदार माना जाएगा। उसके साथ अब आते हैं हम आर्टिकल 21 पर, जिसमें कहा गया है कि कस्टडी में व्यक्ति की सुरक्षा करना राज्य का संवैधानिक कर्तव्य है। तो मनोज जी, जब राज्य का संवैधानिक कर्तव्य है उसमें अगर कोई चीज लेट हो रही है तो इस पर राज्य को तत्काल इंस्टेंट एक्शन लेकर, क्योंकि इसमें राज्य सरकार की छवि धूमिल हो रही है, इसमें तर्क वितर्क कुतर्क और तमाम ये छोटी का सस्पेंशन, इट इज नॉट एक कोई बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं मानी जाती है। कुछ समय के बाद अधिकारी बदलते हैं, उसके बाद उनको रिलैक्स दे दिया जाता है। किसी व्यक्ति की मौत सरकार के लिए एक नंबर होती है, लेकिन उस परिवार के लिए वो एक बड़ी क्षत होती है। इसके साथ मैंने जो इस पर थोड़ा सा अपना रिसर्च तैयार किया, यही एक मुकदमा नहीं मानिए सुप्रीम कोर्ट में, दूसरा एक मामला आता है नीलावती मेहरा
बनाम उड़ीसा राज्य। ये वर्ष 1993 का है जो सुप्रीम कोर्ट में है। अदालत ने साफ तौर पर इसमें कहा है कि हिरासत में मौत होने पर पीड़ित परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। इसमें मांग करने की पीड़िता को आवश्यकता नहीं है। इट इज टोटल लायबिलिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के कंप्लायंस में उनके कहना पड़ेगा। यहाँ पर अदालत यह भी मान रही है कि यह कोई एक्सीडेंटल घटना नहीं है। मनोज जी, इसको मैं चाहूंगा जोर देकर, यह कोई एक्सीडेंटल घटना नहीं है। जिसको अधिकारी एक्सीडेंटल बताना चाह रहे हैं, ये एक्सीडेंटल घटना नहीं। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि यह राज्य की लापरवाही है, राज्य की जिम्मेदारी। अब इसमें आगे का क्या क्रम आता है? हाईकोर्ट ऐसे मामलों में न्यायिक जांच या सीबीआई जांच तक के भी आदेश दे सकता है। बिल्कुल, हाईकोर्ट को पूरी तरीके से पावर है। जयप्रकाश जी ने संबंधित जेल अधिकारियों का जयप्रकाश निलंबन, जी ने अभी इन्हीं बातों को कहा कि संबंधित जेल अधिकारियों का निलंबन, विभागीय कार्रवाई और एफआईआर दर्ज कर हत्या का प्रयास का मामला चलाए जाने के निर्देश भी दिए जाते हैं। इसके साथ ही अब इसमें पूरी अगर मानवाधिकार यही देखना होगा नितेश जी, यही देखना होगा, यही देखना होगा, यही देखना होगा कि अब तक जो मामले आते हैं उसमें पुलिस कर्मियों को या अधिकारी जो भी संलिप्त होता है या संलिप्तता प्रथम दृष्टया पाई जाती है, निलंबित कर दिया जाता है। उसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं होती, जबकि आपराधिक मुकदमा क्यों नहीं दर्ज होना चाहिए। नितेश जी जुड़े रहिए आप हमारे साथ। एक बार फिर से अपने संवाददाता का रुख करेंगे। सिद्धार्थ, जैसा कि अभी आपने बताया कि पत्नी ने साफ तौर पर बताया कि जब वो जेल में मुलाकात करने गई, पति ने बताया कि 20,000 रुपए मांग रहे हैं लोग। 20,000 रुपए किसके लिए मांग रहे थे? वहां की व्यवस्था, खान पान और बाकी चीजों के लिए। और 6500 रुपए पत्नी ने पति को वहां दिए कि ये फिलहाल रखिए और पैसे व्यवस्था करेंगे। लेकिन पति ने कहा कि 17 तारीख से पहले ये व्यवस्था हो जानी चाहिए। तो जेल में यानी कि वहां पर भी बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है, वहां भी पैसे की लूट चल रही है। सिद्धार्थ, फोन अनम्यूट करिए सिद्धार्थ। हेलो, आवाज आ रही है सर? बिल्कुल जी बिल्कुल मनोज, इसमें कोई भी शक करने वाली बात नहीं है। जो जेल है वहाँ अवैध वसूली का जो काला खेल है वो लगातार ही खेला जा रहा है। तो वहीं जब जो वारंटी अपराधी था अनिल द्विवेदी, और वो जब जेल पहुंचते तो उनसे भी रुपयों की मांग की जाती है। जो रकम है वो लगभग 20,000 के आसपास मांगी जाती है, जिस पर जो अनिल अपनी पत्नी को बताते भी हैं कि अगर मैंने ये पैसा नहीं दिया तो मुझको निपटाने जैसी बात भी की जा सकती है। अपराधी तो नहीं था। कहीं साफ तौर पे ये साबित करते हुए दिखाई पड़ रही है बात उनकी कि जेल में हर किसी कैदी के साथ ही इस तरह की जो वारदात है उसको अंजाम कहीं ना कहीं दिया जाता हुआ। और ऐसे में जब बीती 15 तारीख को कुछ कैदी अपनी तारीख पर कोर्ट पहुंचते हैं तो वो भी पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताते हैं कि जब उनसे भी जबरन वसूली की जाती है और अगर वो वसूली की जो मांग है उसको पूरा नहीं करते तो उन्हें भी तमाम तरह की अलग अलग यातनाएं दी जाती हैं, उनको भी परेशान किया जाता है, उनके साथ भी मारपीट की जा सकती है। तो कहीं ना कहीं साफ शब्दों में ये कहा जा सकता है जो हमीरपुर का जेल है वो वहाँ लगातार ही जो बंद कैदी हैं या विचाराधीन बंदी हैं उन सभी के साथ क्रूरता की जाती है। जी ठीक है, ठीक है, आप जुड़े रहिए। जयप्रकाश जी का एक बार फिर से रुख करेंगे। जयप्रकाश जी, जैसा कि आप अभी हमारे संवाददाता ने बताया, जेलों में जिस तरीके की व्यवस्थाएं होती हैं, कैदियों के लिए जो व्यवस्थाएं की जाती हैं, लेकिन अक्सर देखा जाता है और सिर्फ हमीरपुर में नहीं, तमाम जेलों में ऐसी शिकायतें सामने आती हैं कि वहां पैसे की मांग की जाती है। पैसे अगर नहीं दिया जाता है तो ना तो खाना दिया जाता है, उनसे व्यवहार भी अच्छा नहीं किया जाता है। लेकिन हमीरपुर में जिस तरीके से घटना सामने आई, एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया गया अगर पैसे नहीं दिए गए, 20,000 रुपए नहीं दिए गए तो मौत के घाट उतार दिया गया। ये अपने आप में ये बड़ी घटना है। जेलों में किस तरीके से व्यवस्थाएं चल रही हैं, भ्रष्टाचार चल रहा है। और कुल मिलाकर इस घटना में डिप्टी जेलर संगेश को और वार्डन अनिल कुमार यादव को निलंबित किया गया है। लेकिन अगर आरोप तय होते हैं तो निश्चित रूप से आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हर घटना में निलंबन की कार्रवाई होती है। सर, इसमें स्पष्ट अभी आपके एक पत्रकार महोदय भी बता रहे थे कि मानवाधिकार आयोग का और सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है कस्टोडियल डेथ के मामले में। जी, वो स्पष्ट निर्देश है। दो बातें हैं इसमें, एक तो जो ये डेथ हुई है इसके संबंध में कार्रवाई, इसकी स्पष्ट गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट की भी और एनएचआरसी की, कि यदि इस तरह की घटना होती है तो क्या क्या कार्रवाई हो।
और जो जांच होती है या इन्वेस्टिगेशन होता है उस दोनों पर जब एनएचआरसी संतुष्ट होता है तभी वो मामला बंद होता है। और एनएचआरसी आप समझिए कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस स्तर के अधिकारी उसके चेयरपर्सन होते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उस स्तर पर कोई लापरवाही, कोई लीपापोती हो पाएगी इसमें। क्योंकि जो आदमी जेल में रहता है वो जुडिशियल कस्टडी में रहता है, इसलिए जुडिशियल इंक्वायरी भी इस मामले में होगी, मजिस्ट्रेट इंक्वायरी होगी। तो और पुलिस की और उसके शरीर पर कोई चोट पाई जाती है तो चोट के कारण मुकदमा भी लिखा जाना चाहिए जी। और उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो और जरूरत पड़ी तो उसको निष्पक्ष एजेंसी से उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो सके। और इसके अलावा देखिए, कोई भी व्यक्ति जब चाहे वो पुलिस कस्टडी में है चाहे वो जुडिशियल कस्टडी में है, निश्चित रूप से वो राज्य की जिम्मेदारी है। तो राज्य भी इसी चीज को पारदर्शी नजरिए से देखता है कि कोई इस तरह का कलंक राज्य सरकार पे ना लगे। जहां तक जेलों की अव्यवस्था की बात आप कह रहे थे, कुछ भ्रष्टाचार की बात आप बता रहे थे, उसके लिए इधर सरकार ने कुछ कदम उठाया है। अब उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि मैं सिस्टम में नहीं हूं तो अभी उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता जी जी। अब जेल का प्रशासन पुलिस के सीनियर डीजी रैंक के अधिकारी को दे दिया गया है और इस बीच विगत 5-6 सालों से कुछ डीआईजी स्तर के और एसएसपी स्तर के अधिकारी भी लगाए गए हैं जो जेल का सुपरविजन करते हैं। तो अब इस पे पब्लिक और जो लोग फील्ड से जुड़े हुए पत्रकार महोदय ही बता सकते हैं क्या कोई चेंजेज आया है इससे या नहीं आया है, जिससे कम से कम राज्य सरकार को भी उसका फीडबैक मिल सके। मनोज जी बिल्कुल बिल्कुल सर, जुड़े रहिए आप हमारे साथ। पवन रावत जी, एक बार फिर से आपका रुख कर रहे हैं और उसके बाद अन्य मेहमानों का रुख करेंगे। पवन रावत जी, अभी जैसा कि SC/ST एक्ट में अनिल द्विवेदी जो विचाराधीन बंदी थे, अभी उन्होंने जुर्म किया था या सिर्फ महज आरोप थे, ये तय होना बाकी था, कोर्ट को ये तय करना था। लेकिन पुलिस ने, या भ्रष्टाचार कह लीजिए, पहले ही फरमान सुना दिया, उनको मौत के घाट उतार दिया। अब एक पत्नी है, भरा पूरा परिवार है, जो बच्चे हैं, वो करा रहे हैं कि उनकी आगे की जिंदगी कैसी होगी। दूसरी चीज जो राज्य की जिम्मेदारी, अभी जयप्रकाश जी ने इस्तेमाल किया ये लाइन, तो निश्चित रूप से राज्य की जिम्मेदारी है और ये जो जिम्मेदार हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, वो सरकार की मंशा पर पलीता लगा रहे हैं और कलंकित कर रहे हैं। कैसे रोकेंगे इसको आप, और उस पीड़ित परिवार को, उस पीड़ित परिवार के सवालों का जवाब कैसे देंगे? पवन जी। जी मनोज, मैं बिल्कुल अभी जो हमारे पत्रकार महोदय हैं, मैं उनकी बात भी सुन रहा था, आईपीएस महोदय की भी बात भी सुन रहा था मैं। और ये जो भी मैंने आपको पहले भी इस बात को बताया था और मैं फिर दोबारा इस बात को कोट करूंगा कि इस घटना से संबंधित जो भी व्यक्ति है उस पर बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि योगी सरकार की कानून के मामले में बहुत सख्त है और इस पर उसी प्रकार से कार्रवाई की जाएगी जैसे हत्या से संबंधित मामला होता है और उन लोगों पर निश्चित तौर पर हत्या का मुकदमा ही चलेगा। और जो भी आश्रित परिवार है उसको जो भी सरकार की तरफ से या माननीय न्यायालय की तरफ से जो भी उनको वो दिया जाएगा सहायता, वो उसके लिए पूरी तरह सरकार की तरफ से भी अपने नियम है तो वो उनको पूरी तरीके से दिया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि निश्चित तौर पर इस प्रकार की घटनाओं पर लगाम लगनी चाहिए और कुछ सरकार ने नियमों परिवर्तित किए हैं, लेकिन जब तक, मैं फिर एक बात कहूंगा मनोज जी कि जब तक पुलिस वालों की मानसिकता नहीं बदलेगी, सरकार केवल नियम बना सकती है, सरकार केवल उनको लागू कर सकती है, लेकिन मानना और उसको चलाना हम केवल निलंबित करते रहे, हम केवल लोगों पर कार्रवाइयां करते रहे, इस तरीके से सिस्टम नहीं रुकेगा। लेकिन पवन रावत जी, मानसिकता बदले, मानसिकता बदले, कैसे बदलेगी? मानसिकता बदलनी चाहिए, मानसिकता उनको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। पवन रावत जी, मानसिकता बदलनी चाहिए और कैसे बदले, इसके भी प्रयास किए जाने चाहिए। अगर मानसिकता नहीं बदलेगी तो निश्चित रूप से नाफरमानी कर रहे हैं कर्मचारी, अधिकारी किसी विभाग के भी हों, पुलिस विभाग के हों, नाफरमानी कर रहे हैं, सरकार को कलंकित कर रहे हैं, आपकी सरकार पर इसका असर पड़ेगा। तो निश्चित रूप से आप ये कह देना कि निलंबित कर देने से काम नहीं चलेगा। आप जब तक जिम्मेदारी तय नहीं करेंगे, अगर उनकी मंशा नहीं बदल रही तो क्यों नहीं बदल रही है? बदलनी चाहिए। आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, बदलनी चाहिए, निश्चित तौर पर बदलनी चाहिए, लेकिन फिर भी एक ह्यूमन मेंटालिटी होती है जो व्यक्ति के अंदर स्वयं से आती है
हम और आपको एक नियम बना सकते हैं, हम किसी को बार बार प्रेशराइज कर सकते हैं, लेकिन एक बात नहीं, पूरा विभाग ऐसा नहीं है सर पवन रावत जी, पूरा विभाग ऐसा नहीं है, पूरा विभाग ऐसा नहीं है। अगर पूरा विभाग ऐसा हो, पूरा विभाग ऐसा हो तो फिर सिस्टम कैसे चले? काम करने की आवश्यकता है बेसिकली। पवन रावत जी, पूरा विभाग ऐसा नहीं है, कुछ लोग हैं उनको चिन्हित करने की जरूरत है, क्योंकि अगर पूरा विभाग ऐसा होगा तो फिर सिस्टम कैसे चलेगा? कुछ चंद लोग ऐसे हैं जो कलंकित कर रहे हैं, वर्दी को भी कलंकित कर रहे हैं, सरकार को भी कलंकित कर रहे हैं, उनको चिन्हित करना होगा। भ्रष्टाचार का जो बोलबाला जेल के अंदर चल रहा है, थानों में चल रहा है, उसको भी कहीं ना कहीं जब तक दूर नहीं किया जाएगा ऐसे मौतें होती रहेंगी, ऐसे लाठीचार्ज होता रहेगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जो विभागीय कार्रवाइयां इसमें होनी चाहिए और जो भी इस प्रकार के संबंधित लोग हैं उन पर बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई नहीं, जो एक हत्या का मुकदमा और हत्या के आरोपी के ऊपर जो कार्रवाई होती है वो इन सभी लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है हुकुम सिंह जी, अभी जो अन्य लोगों को भी इससे एक जो है नजीर मिलेगी। ठीक है हुकुम सिंह जी, 30 सेकंड में आप अपना कमेंट रखें। मानस जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि इस तरीके से जो कार्रवाइयां होती हैं उससे प्रशासन नहीं डर रहा है। अगर किसी का निलंबन कर देना, किसी को सस्पेंड कर देना और किसी का ट्रांसफर कर देना, ये बहुत साबित नहीं है, ये डर नहीं है जब तक ऐसे अधिकारी टर्मिनेट नहीं किए जाएंगे। जब अभी विचाराधीन नहीं था उस पे अभी उस पे जब तक विचाराधीन कैदी तब तक कैदी नहीं माना जाता है जब तक उस तक नहीं वो कैदी भी नहीं कह सकते भाई हुकुम सिंह जी, हम कैदी भी नहीं कह सकते, हम बंदी कह सकते हैं, तब तक हम कैदी भी नहीं कह सकते। सुनाने लगेंगे तो कोर्ट की कोई अहमियत ही खत्म हो गई। आज कोर्ट और जज ये खुद ही हो गए, पुलिस और एसपी के ही लोग कोर्ट कचहरी अदालत हो गए ना जी। आज उनके लिए ठीक है नितेश जी आपकी टिप्पणी, नितेश जी कचहरी है। ठीक है हुकुम सिंह जी आपकी बात आ गई। नितेश जी आप कम शब्दों में आप अपनी बात रखें। टर्मिनेट करना चाहिए जब तक सरकार टर्मिनेट नहीं करेगी। बिल्कुल ठीक है, सरकार टर्मिनेट नहीं करेगी तब तक इन अधिकारियों के। ठीक है नितेश जी जैसा कि हुकुम सिंह जी कह रहे हैं, नितेश जी जैसा कि हुकुम सिंह जी कह रहे हैं, टर्मिनेट करने से क्या सुधार हो जाएगा? हुकुम सिंह जी आपकी बात आ गई। नितेश जी टर्मिनेट करने की बात कर रहे हैं हुकुम सिंह जी, क्या इससे सुधार हो जाएगा? ऐसी तस्वीरें अब दोबारा देखने को नहीं मिलेंगी, आपको क्या लगता है कैसे सुधार हो सकता है? नितेश जी होगा, अत्यधिक संख्या में सुधार होगा। नितेश जी बर्खास्तगी हो जाएगी। हुकुम सिंह जी आपकी बात आ गई। हुकुम सिंह जी आपकी बात आ गई, तब उनके अंदर कुछ डर बैठेगा। हुकुम सिंह जी आपकी बात आ गई। नितेश जी आपका कमेंट। जी देखिए, बिल्कुल हम तो ये इस पर स्पष्ट रूप से ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहले तो ऐसे टेम्परामेंट वाले अधिकारियों और जो वहां पर कर्मचारी हैं उनकी एक जांच होनी चाहिए। और जैसा एक टेम्परामेंट होता है कि उनका टेम्परामेंट कितनी जल्दी हाई हो जाता है, कितनी जल्दी लो हो जाता है, क्योंकि विभागों में अगर देखा जाए तो खासकर पुलिस विभाग में या जेल व्यवस्था में ऐसे तमाम लोग हैं जो हाई टेम्परामेंट के होते हैं। कई ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने अच्छे से प्रशिक्षण नहीं प्राप्त किया होता है, उनको ये नहीं पता है कि इस व्यवस्था के साथ टैकल कैसे करना। उसके साथ जो सबसे बड़ी बात आती है, जो यहाँ पर एक मुद्दा उठ रहा है मनोज जी, भ्रष्टाचार का। चूंकि योगी सरकार में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का प्रयास किया गया है, लेकिन ऐसे में एक नई व्यवस्था इजाद कर दी गई है और वो व्यवस्था बन गई है प्राइवेट लोगों पर सरकारी लोगों का भरोसा। क्या ये एक बड़ी समस्या तो नहीं बन रहा है आने वाले समय के लिए? क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि जेल की जो व्यवस्थाएं होती हैं, निश्चित रूप से आपने भ्रष्टाचार की जो बात कही, निश्चित रूप से भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्था को खोखला कर रहा है और जो हमारी सरकारों की जो मंशा होती है उस मंशा के विपरीत भ्रष्टाचार व्यवस्था को खोखला कर रहा है और कहीं ना कहीं ऐसी तस्वीरें बार बार देखने को मिलती हैं। लेकिन हर बार यही सोचना होता है कि शायद ये तस्वीर आखिरी हो, काश ये तस्वीर आखिरी हो, लेकिन हर एक तस्वीर के कुछ दिन बाद दूसरी तस्वीर देखने को मिलती है। इस पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। इसके पीछे जो भी कारण हो, भ्रष्टाचार कारण हो, लापरवाही कारण हो, नापरवाही जो भी हो, इस पर सरकार को ध्यान देना होगा, पुलिस के उच्चाधिकारियों को ध्यान देना होगा, जेल की व्यवस्थाएं सुधरें, थाने की व्यवस्थाएं सुधरें, तभी जाकर ऐसी मौतों पर लगाम लगाया जा सकेगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए पवन रावत जी, जयप्रकाश जी आपका भी बहुत शुक्रिया, नितेश जी आपका बहुत शुक्रिया, दीपक मिश्रा जी आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।